तो बच्चों आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और मिसलिनियस के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप जानते हैं कि करंट अफेयर्स या मिसलिनियस दोनों चीज़ें जो है चाहे वो सिविल के एग्ज़ाम हो या फिर एसएससी या यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम्स हो, उन सभी में इम्पोर्टेंट है। तो अभी जो भी हम इस तरह से आपसे डिस्कस कर रहे हैं वो बच्चों वो सारी चीज़ें जो है आपके जो भी अगले एक साल के अंदर एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें किसी न किसी रूप में महत्वपूर्ण रहेंगी। तो सबसे पहला आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर सेशन के अंतर्गत ही मैं डिस्कस करने चल रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, 5 मई 2021 को भारत सरकार द्वारा, इंडिया गवर्नमेंट द्वारा, आज मैं लिखकर आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि आप भी साथ साथ लिखते रहें, भारत सरकार द्वारा पब्लिक सेक्टर या सार्वजनिक क्षेत्र के पब्लिक सेक्टर या सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक के विनिवेश या डिसइन्वेस्टमेंट की मंजूरी दी गई। ठीक, तो 5 मई 2021 को भारत सरकार द्वारा पब्लिक सेक्टर के जिस बैंक को ये मंजूरी दी गई है वो है IDBI। ठीक है, IDBI। ठीक है, ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसके डिसइन्वेस्टमेंट और मैनेजमेंट की जिम्मेदारी किसी और को दी जाए, यानी प्राइवेट सेक्टर को दी जाए, इसकी मंजूरी दी गई। एक प्रकार से ये कहें कि निजीकरण या प्राइवेटाइजेशन की तरफ ये स्टैंड लिया गया है। और भारत सरकार के इस बैंक के विनिवेश, सबसे पहले तो डिसइन्वेस्टमेंट की बात आई। तो जब भारत सरकार ने इस बैंक को इस्टेब्लिश किया होगा तो इसमें अपने शेयर लगाए होंगे जिसके बेसिस पर उन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया होगा। ठीक है, अब इसके शेयर प्राइवेट सेक्टर को ये बेच देंगे किसी एक कंपनी को या 2 या 3 को, तो ये अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको क्या करेंगे, ये डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, यानी विनिवेश करेंगे। ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट होगा। तो अब यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंतर्गत एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है बच्चों, IDBI जो है इसमें 2 बड़े शेयर होल्डर्स हैं। पब्लिक सेक्टर का ये बैंक जो है इसमें 2 बड़े शेयर होल्डर्स थे अभी तक। सबसे पहला शेयर होल्डर इंडिया गवर्नमेंट है, भारत सरकार के पास इस बैंक के जो शेयर हैं, मैं अगर उनकी बात करूं तो भारत सरकार के पास 45.48% शेयर। ठीक है, और दूसरा शेयर होल्डर है इसमें LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, LIC शेयर होल्डर है और इसका शेयर है 49.24%। ठीक है, 49.24% शेयर होल्डर है। तो ये दोनों जो है इसके शेयर होल्डर्स हैं। ठीक है, तो भारत सरकार और LIC, अब LIC आप जानते हैं ये भी पब्लिक सेक्टर का है, तो भारत सरकार, तो दोनों मिला के जो 94% शेयर है, तो टोटल जो है ये किसका है, पब्लिक सेक्टर बैंक के रूप में है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न आपके लिए, तो सेकंड क्वेश्चन जो है, अगर मैं उसकी बात करूं सेकंड क्वेश्चन की, तो दूसरा प्रश्न भी आपका करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। मई 2021 में दूरसंचार विभाग, टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, दूरसंचार विभाग ने
कुल कितनी कंपनियों को या कुल कितनी टेलीकॉम कंपनियों को, ठीक है, दूरसंचार कंपनियों को 5G स्पेक्ट्रम 5G स्पेक्ट्रम की अनुमति दी है, ठीक। मई 2021 में टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ने टोटल कितनी कंपनियों को 5G स्पेक्ट्रम की अनुमति दी है, ठीक। तो सबसे पहली बात तो अभी हम लोग जो है जितना भी मोबाइल नेटवर्किंग कर रहे हैं वो 4G है, ठीक। इसका नेक्स्ट जनरेशन है 5G, और जिसमें हम इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो क्या होती है कि जैसे हम थर्ड जनरेशन में थे, 3G के अंतर्गत थे, तो 3G से 4G पे आए तो क्या डेवलप हुआ, सबसे मेन चीज़ जो आपके लिए मोटा फैक्टर है, स्पीड, ठीक है। जब हम 5G में आएंगे तो स्पीड, डेटा स्पीड क्या हो जाएगी, और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन का गेम होता है, और इसके लिए जो नेटवर्किंग का जो स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है, जिसके लिए आप जानते हैं कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स की हेल्प ली जाती है, और जिसमें जो है ट्रांसपोर्टर्स जो होते हैं, KU बैंड ट्रांसपोर्टर्स का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर बच्चों अगर मैं बात करूँ कि जो 5G स्पेक्ट्रम है वो कौन सी 4 कंपनियों को अभी परमिशन मई में दी गई है, तो सबसे पहली कंपनी है रिलायंस जियो को दिया गया है। दूसरी कंपनी है एयरटेल, भारती एयरटेल इसका पूरा नाम है, एयरटेल। तीसरी कंपनी है वोडाफोन, और चौथी कंपनी है MTNL, ठीक। इसका मतलब अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि पब्लिक सेक्टर की किस कंपनी को 5G स्पेक्ट्रम की अनुमति दी गई है, तो वो कंपनी कौन सी होगी, MTNL, क्योंकि बाकी की तीनों कंपनियां, ये तीनों की तीनों प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हैं, ठीक है, और ये पब्लिक सेक्टर कंपनी है, ठीक। तो अब आप सोचो कि जो 4 महानगरों में जो कंपनी है, और ये आप जानते हैं कि मिनी रत्न के नवरत्न के अंतर्गत है, ठीक है। BSNL जो ऑल ओवर इंडिया में है हमारी, देखिए अब क्या नीति है सरकार की, कंपनी का क्या हाल है कि BSNL को ऐसी कोई स्पेक्ट्रम अलॉट करने की परमिशन नहीं दी गई है, और MTNL को परमिशन दी गई है। प्रॉफिट बेस्ड कंपनी है और उसे ये परमिशन दी गई है, ठीक है। तरह तरह की अफवाहें भी 5G को लेकर फैलाई गई हैं। अब आगे जब डेवलपमेंट होगा तो उससे रिलेटेड जो भी सही चीज़ें होंगी वो आपके सामने आएंगी, ठीक है। उस पर अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो साइंस के अंतर्गत जब बातचीत होगी तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे उस पर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मार्च 2021 में, ठीक है। प्रश्न है आपका मार्च 2021 में शिक्षा मंत्री, यहाँ शिक्षा मंत्री का मतलब केंद्रीय शिक्षा मंत्री, भारत के शिक्षा मंत्री की बात है। शिक्षा मंत्री द्वारा आनंदम एक सेंटर का नाम है, ठीक है। तो पहले आप ये लिख लीजिएगा, आनंदम द सेंटर फॉर, मैं यहाँ पे इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, सेंटर फॉर हैप्पीनेस, आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस। तो मार्च 2021 में शिक्षा मंत्री द्वारा आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस कहाँ प्रारंभ किया गया,
कहाँ स्टार्ट किया गया या कहाँ प्रारंभ किया गया? आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस शिक्षा मंत्री ने किया है, तो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस होगा एजुकेशन से रिलेटेड। तो इसका जो आंसर है वो IIM जम्मू, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जम्मू। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जम्मू। IIM अहमदाबाद आप जानते हैं सबसे टॉप का मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है इंडिया का, जो इंटरनेशनल प्लेस पे भी बहुत अच्छा माना जाता है। और यहाँ पर ये इस सेंटर का जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है वो क्या है? आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस। ऐसे सेंटर्स सभी प्रकार के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में होने चाहिए, क्योंकि इस सेंटर को जो भारत सरकार ने स्टार्ट किया है, इसका उद्देश्य है कि छात्रों व शिक्षकों दोनों को मानसिक तनाव से दूर करना, मानसिक तनाव से निकलने के लिए जो प्रयास करना है, दूर करना है। और आप जानते हैं कि इस समय दोनों वर्ग की सबसे बड़ी समस्या, स्पेशली जब से कोरोना काल आया तब से यही सबसे बड़ी समस्या है, चाहे वो टीचर्स के लिए हो या बच्चों के लिए हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपने व्हाट्सएप पे बहुत सारी चीज़ें वायरल होती हैं, बहुत सारी चीज़ें इधर उधर होती हैं, आप देखते हैं। आपने देखा होगा कि जब हाई स्कूल और इंटर के बोर्ड के एग्ज़ाम्स जब कैंसिल हो गए, तो लिखा हुआ आया एक क्लास की फ़ोटो के साथ, टीचर की फ़ोटो के साथ आया कि बोर्ड के एग्ज़ाम्स के कैंसिल होने से बच्चे खुश हो गए। हालांकि कुछ बच्चे नहीं हुए, बच्चे खुश हो गए, उनके मम्मी पापा खुश हो गए, लेकिन एक टीचर को बहुत दुख हुआ। ये सोचकर बहुत दुख हुआ कि भविष्य जो है वो खोखली नींव पर रखा जा रहा है। ये बहुत खोखली नींव होगी जिस पर आगे का भविष्य होगा। ये आप सब समझ रहे होगे बच्चों, लेकिन अब क्या कहा जाए, हमारे यहाँ सबसे बाद में शिक्षा आती है, बाकी सारी चीज़ें पहले हैं। पहले चुनाव देखना है कि पहले शिक्षा देखी जाए। ठीक है, तो अब उसकी विडंबना ही बड़ी अजीब है। ठीक, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत चलते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, चौथा क्वेश्चन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से है। कोरोना काल में, कोरोना टाइम में, ये 2021 की बात है। ठीक है, वर्ष 2021 की बात हो रही। कोरोना काल में प्रधानमंत्री द्वारा कौन से एकमात्र देश की यात्रा की गई? ठीक, कोरोना काल में प्रधानमंत्री द्वारा कौन से एकमात्र देश की यात्रा की गई? तो आपको याद आ गया होगा बंगाल चुनाव, और उसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश की यात्रा की। बांग्लादेश की यात्रा की थी, बांग्लादेश गए थे। 26-27 मार्च इलेक्शन पीरियड था वहाँ पर। ठीक है, 2021। ठीक, अब लेकिन यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि बांग्लादेश की यात्रा उन्होंने क्यों की। ठीक, अब इस काल में कि ये तो एक ऑफ द रिकॉर्ड ये है कि चुनाव के कारण की, वहाँ पर चुनाव का एक वर्ग था जिससे प्रभावित होता बंगाल में। लेकिन ऑन द रिकॉर्ड अगर देखा जाए कि प्रधानमंत्री के द्वारा ये यात्रा क्यों की गई, तो इसका कारण है कि बांग्लादेश के संस्थापक, ठीक है, जिन्होंने इसको, जिनको माना जाता है, ठीक है, इनको कहा जाता है बंगबंधु शेख मुजीबुर
रहमान, शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है, इनकी जो है जन्म शती थी, इनका जो है जन्म का शताब्दी कहा जाएगा, जन्म शती, ठीक है, इसके अवसर पर ये उपस्थित हुए थे, ठीक है। तो बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शती के अवसर पर ये वहाँ उपस्थित हुए थे, और ये जन्म शती जो है स्पेशली जो है वो बांग्लादेश के स्वतंत्र होने के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया गया था, ठीक है, 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में, क्योंकि बांग्लादेश 1971 में भारत के सहयोग से स्वतंत्र हुआ था, 1971 में स्वतंत्र हुआ था, ठीक है। तो इसी उपलक्ष्य में इसको जो है, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे रिलेटेड चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 22 मार्च, जैसा कि आप जानते हैं 22 मार्च 22 मार्च 2021 आप सबको पता होगा, ये है विश्व जल दिवस, ठीक है। प्रश्न क्या है, 22 मार्च 2021 को विश्व जल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा, प्राइम मिनिस्टर द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा किस अभियान को प्रारंभ किया गया, किस मिशन को या किस अभियान को प्रारंभ किया गया, ठीक। तो किस अभियान को प्रारंभ किया गया, तो उसका अगर हम नाम देखें तो वो है जल शक्ति अभियान, जल शक्ति अभियान, वाटर पावर मिशन या जल शक्ति अभियान, इसको प्रारंभ किया गया है। और इसको स्पेशली इसका, इस मिशन का एक ध्यान दिया गया है यहाँ पर, इसमें वर्षा के जल के संचय को संचित करने के लिए कैच द रेन, ये मिशन का थीम रखा गया है, कैच द रेन, वर्षा जल का संचय करना, कैच द रेन, ठीक है, ये स्पेशली रखा गया है, ये विशेष रूप से रखा गया है, ठीक। तो अब हम लोग बच्चों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन जो है 12 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा साबरमती आश्रम, अहमदाबाद में है आप जानते हैं, साबरमती आश्रम में किस महोत्सव को प्रारंभ किया गया, महोत्सव को प्रारंभ किया गया, स्टार्ट किया गया, किस महोत्सव को प्रारंभ किया गया, ठीक है। महात्मा गांधी के द्वारा किस महोत्सव को प्रारंभ किया गया, ठीक। तो ये महोत्सव का नाम था आज़ादी का अमृत महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव, ये नाम दिया गया है, जिसे प्रारंभ किया गया 12 मार्च 2021 को, 12 मार्च, क्योंकि कहीं ना कहीं दांडी यात्रा से जोड़ा गया इसको, ठीक है। और इसको प्रारंभ किया गया है, और ये जो है एक प्रकार से ये महोत्सव जो है ये संचालित होगा 15 अगस्त 2023 तक,
15 अगस्त 2023 तक ये महोत्सव संचालित किया जाएगा और इसका उद्देश्य है कि स्वतंत्रता की जो 75वीं वर्षगांठ है, ठीक है, 75वीं 75 जो है, जो वर्षगांठ है, उसको बहुत भव्य तरीके से इतने समय तक मनाया जाए। ठीक है, आप जानते हैं वैसे भी हमारा देश महोत्सवों का देश है, फेस्टिवल्स का देश है। बाकी कुछ करो चाहे ना करो, फेस्टिवल्स एंजॉय करते रहो, बस यही काम करते रहो। तो ये भी एक काम है, 1 साल तक अपना लगे रहो, अच्छी बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ अगर बेसिक चीज़ों पर भी ध्यान दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। शिक्षा व्यवस्था अगर अच्छी हो जाती, अगर स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी हो जाती, लोगों को रोज़गार मिल जाता, तो शायद बहुत सारे महोत्सव का बहुत सारे बच्चे आनंद ले सकते थे। तो ये सब आप अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें इम्पोर्टेंट है उसको हम लोगों को कवर करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। देखिए, वर्ष 2021 का एक सर्वे शहरी कार्य मंत्रालय ने दिया है, अर्बन मिनिस्ट्री के द्वारा आया है। ठीक है, तो प्रश्न है आपका कि वर्ष 2021 के नवीनतम सर्वे किसके द्वारा आया? ये अर्बन शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, तो अर्बन मिनिस्ट्री के द्वारा आया सर्वे के अनुसार ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020, ठीक है, 2020 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले किस शहर को प्रथम स्थान दिया गया है। ठीक, 2021 के नवीनतम सर्वे, मतलब 2021 का जो नवीनतम रिपोर्ट आई है, मार्च में आई थी, ये अप्रैल में आई थी, के अनुसार ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जितने भी नगर थे उसमें प्रथम स्थान जो है ईज ऑफ लिविंग के अकॉर्डिंग, मतलब कि जहां पर लिविंग सबसे अच्छी मानी गई उसके अकॉर्डिंग किस शहर को सबसे पहला स्थान दिया गया है? तो बच्चों इसका आंसर है बेंगलुरु। बेंगलुरु को जो है पहला स्थान दिया गया है, बेंगलोर जो है। अब आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा कि हम तो इंदौर हमने पढ़ा था। इंदौर जो है अगर नगर निगम पूछा जाएगा, अगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पूछा जाएगा तो इंदौर होगा, लेकिन अगर सिटी पूछा जाएगा यहाँ पर तो बेंगलुरु होगा। बेंगलुरु के बाद जो दूसरे नंबर पर इस लिस्ट में सिटी है वो है पुणे, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की अगर बात करें। और तीसरे नंबर पर जो शहर है वो है अहमदाबाद। तो ये केवल स्वच्छता के आधार पर नहीं है, रोजगार के आधार पर, तमाम ऐसे आधार हैं जिस पर ईज ऑफ लिविंग की बात की गई है। इस इंडेक्स में जो है पहले नंबर पर बेंगलोर है, दूसरे पर पुणे है और तीसरे पर अहमदाबाद है। ठीक, अब इसी के अंतर्गत अगर हम इसी क्वेश्चन को देखें तो इसमें मैं आपको बता दे रहा हूं कि 10 लाख से कम जनसंख्या के आधार पर भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो 10 लाख से कम जनसंख्या वाले नगरों की अगर बात की जाए तो पहले नंबर पे शिमला होगा, ध्यान रखना, पहले नंबर पर शिमला, दूसरे नंबर पर भुवनेश्वर और तीसरे नंबर पर है सिलवासा। ठीक, तो पहले नंबर पर शिमला, दूसरे नंबर पर भुवनेश्वर और तीसरे नंबर पर सिलवासा।
ठीक है, 10 लाख से कम जनसंख्या के आधार पर। ठीक, तो ये आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझे दिख रहा है यहाँ पर, जो मैंने आपके लिए स्पेशली जो है इम्पोर्टेंट के अंतर्गत रखा है, ठीक है, तो उस पर मैं आता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बड़ा अच्छा प्रश्न है ये। जल शक्ति मंत्रालय, वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री या वाटर पावर मिनिस्ट्री, जल शक्ति मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत कुल कितने स्थलों को या स्थानों को स्वच्छ पर्यटक स्थल की श्रेणी में रखा गया है, पर्यटक स्थल की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत कुल कितने स्थलों को स्वच्छ पर्यटक स्थल की श्रेणी में रखा गया है। ठीक, तो अब यहाँ पर बच्चों एक चीज़ तो ये है कि ये स्वच्छ पर्यटक स्थल है, दूसरा ये है कि ऐसे स्थानों को अब जो है वो स्वच्छ बनाए रखना है। ठीक है, एक मिशन के रूप में। तो ऐसे 12 स्थान हैं, अगर इसका आंसर पूछा जाए तो 12 है। ठीक, अब यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो आपके लिए मिसलेनियस में भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा, कि ये 12 स्थान कौन से हैं। ठीक, तो 1 बाई 1 हम उस पर चलते हैं कि 12 स्थान कौन से हैं। ठीक है, पहला स्थान है अजंता गुफाएं। अजंता गुफाएं, तो आपको पता होगा कि अजंता गुफाएं महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद में है। ठीक है, दूसरा सांची स्तूप। अब देखिए, आपसे डायरेक्ट सांची स्तूप कहाँ है ये पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं कि जल शक्ति वाले मिशन के अंदर। सांची स्तूप मध्य प्रदेश। ठीक, तीसरा कुंभलगढ़ किला, कुंभलगढ़ किला राजस्थान, कुंभलगढ़ किला। चौथा स्थान, चौथा प्लेस जैसलमेर किला। जैसलमेर किला फेमस है राजस्थान का, जैसलमेर किला। ठीक, नेक्स्ट 5वां स्थान रामदेवरा। रामदेवरा, रामदेवरा भी जो है फोर्ट है, जैसलमेर में ही है, ये भी राजस्थान में ही है, रामदेवरा। ठीक, 6ठा स्थान है गोलकुंडा फोर्ट। गोलकुंडा आपको पता होना चाहिए, कर्नाटक में है, गोलकुंडा फोर्ट यानी किला कहाँ है, कर्नाटक। तो ये 6 हो गए। ठीक है, ये 6 स्थान हो गए। अब 7वें पर आते हैं हम लोग। 7वां स्थान जो है वो है सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर आपको पता होना चाहिए, कोणार्क उड़ीसा में है सूर्य मंदिर। 8वां स्थान जो है 8th नंबर पे रॉक गार्डन। रॉक गार्डन बहुत फेमस है चंडीगढ़ का। ठीक है, रॉक गार्डन चंडीगढ़। ठीक, 9 नंबर पे जो स्थान लिया गया है डल लेक, डल झील पता होना चाहिए आपको, श्रीनगर में है, कश्मीर में। 10वें नंबर पे जो प्लेस है बाके बिहारी मंदिर। बाके बिहारी मंदिर ये मथुरा में है। बाके बिहारी मंदिर, मथुरा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश का एक और स्थान है आगरा किला। ताजमहल नहीं है, ध्यान रखना, आगरा किला, आगरा फोर्ट।
ठीक। तो ये 11 नंबर पर, सॉरी 11, 12 नंबर पे है काली घाट मंदिर, पश्चिम बंगाल। काली जी का मंदिर है ये, काली घाट मंदिर। ठीक, तो ये हो गए वो 12 स्थल जिसे जल शक्ति मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छ पर्यटक स्थल के रूप में चुना है, और जिस पर ये है कि वहाँ पर स्वच्छता को बनाए रखना, और इसके साथ साथ तो ये आपके लिए मिसलेनियस मिक के अंतर्गत भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न जो है आपके लिए करंट अफेयर्स और इकोनॉमी दोनों में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1 फरवरी 2021 को 1 फरवरी 2021 को जारी 15वें वित्त आयोग 15th फाइनेंस कमीशन 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में कुल कर व राजस्व में या राजस्व का कुल कर एवं राजस्व का, इसको काट देते हैं हम, कुल कर एवं राजस्व का कितना प्रतिशत भाग राज्यों को देने की सिफारिश की गई है। राज्यों को देने की सिफारिश की गई है। 1 फरवरी 2021 को जारी 15वें, तो पहली बात तो रिपोर्ट कब आई, 1 फरवरी 2021 को जारी 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में कुल कर एवं राजस्व का कितना प्रतिशत भाग राज्यों को देने की बात की गई है। मतलब वो हिस्सा जो दिया जाता है, डिवाइड किया जाता है, तो इसका आंसर होगा 41%। अभी 14वें वित्त आयोग के अनुसार 42% दिया जा रहा है, जिसको घटाकर 41% की बात की गई, 41% दिया जाना चाहिए। ठीक, इसकी इंटरेस्टिंग जो इस आयोग की 2 इंटरेस्टिंग बातें हैं। पहली बात तो ये कि इस आयोग की रिपोर्ट जो है, जो तैयार हुई मुख्य रूप से 2020 में तैयार हुई, तो 2020 में जो है, जो ये इस आयोग की रिपोर्ट आई, तो इस आयोग की रिपोर्ट को कहा गया, इस आयोग को बोला गया कोविड काल का वित्त आयोग। कोविड काल में वित्त आयोग या कोविड काल का वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन ऑफ कोविड एरा, ये किसको कहा गया है, 15वें वित्त आयोग को कहा गया है। इवन 15वें वित्त आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट दी है, ठीक है, मेरे सामने उसका प्रारूप है एक जो है, तो अपनी जो रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट में शीर्षक था, ये टाइटल था, कोविड काल का वित्त आयोग, कोविड काल का वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन ऑफ कोविड एरा। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे 15वें वित्त आयोग के, एनके सिंह। ठीक है, ध्यान रखना बच्चों, एनके सिंह, ये भी इम्पॉर्टेंट है, एनके सिंह इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वो 2020 में 7 नवंबर 2020 को ही दे दी थी, लेकिन इसको रिपोर्ट को जारी किया गया, क्योंकि राष्ट्रपति को देते हैं, उसके बाद ऑफिशियली जारी किया गया 1 फरवरी 2021 को, और रिपोर्ट इन्होंने राष्ट्रपति को कब दी थी, 7 नवंबर 2020 को। तो वही कोविड टाइम में ये रिपोर्ट तैयार होनी है, तो इसीलिए कहा गया कोविड काल का वित्त आयोग। ठीक है, चलिए हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं, हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से शामिल है एक और, तो इसको मैं इरेज कर देता हूं पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम
इसको शॉर्ट में कहते हैं NFDC, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, ये पब्लिक सेक्टर कंपनी के रूप में है, सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम के रूप में है। तो राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम में कितनी मीडिया यूनिट्स, मीडिया इकाइयों, मीडिया यूनिट या मीडिया इकाइयों के विलय की मंजूरी दी है? 2020 में हुआ ये, दिसंबर में विलय की मंजूरी दी है, विलय की मंजूरी दी है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में कितने मीडिया यूनिट्स के विलय की मंजूरी दी है? तो जाहिर सी बात है कि ये सब भारत सरकार से रिलेटेड ही होंगी। ठीक, तो नंबर 1 फिल्म डिवीज़न, आपने सारे नाम सुने होंगे। नंबर 1 फिल्म डिवीज़न, पहली यूनिट है जिसका विलय हुआ है, फिल्म डिवीज़न। ये अलग अलग यूनिट्स थीं, ठीक है। नंबर 2 पर है फिल्म समारोह निदेशालय, फिल्म समारोह निदेशालय, सॉरी इरेजर का यूज़ हो गया था, तो मैं आपको बता रहा हूँ अभी, ठीक है। तो फिल्म समारोह निदेशालय की बात यहाँ पर आई है, ठीक है। फिल्म समारोह निदेशालय, फिल्म समारोह निदेशालय, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा जो है, एक मिनट, कुछ टेक्निकल इशू है तो मैं देख ले रहा हूँ अभी, और फिर उसके बाद करता हूँ आपके लिए। ठीक है, हाँ चलिए आ गए हम। तीसरा पॉइंट जो है, तीसरे पर आते हैं हम, थर्ड पॉइंट पे आते हैं। तो थर्ड जो है वो भारतीय बाल फिल्म सोसाइटी, भारतीय बाल फिल्म सोसाइटी, भारतीय बाल फिल्म सोसाइटी, ठीक। और चौथी जो संस्था का विलय किया गया, भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार यानी म्यूजियम, भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेख जहाँ पर रखे जाते हैं, तो अभिलेखागार, ठीक। भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, ठीक। ये इंग्लिश में आप देख लेना कि इसको क्या बोलेंगे, ठीक। तो ये फिल्म डिवीज़न, फिल्म समारोह जो है निदेशालय, इसका पूरा नाम निदेशालय है, फिल्म समारोह निदेशालय जो था, ठीक है। भारतीय बाल फिल्म सोसाइटी और भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, इन चारों का विलय जो है वो NFDC में कर दिया गया है। और इसके बाद जो है वो अब यहाँ पर जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अब ये भारत सरकार का एक उपक्रम के रूप में, एक पब्लिक सेक्टर के एक उपक्रम के रूप में हमारी नेशनल फिल्म डेवलपमेंट